नमस्कार। पिछले पीरियड में हमने रैखिक अवकलन समीकरण का अध्ययन किया था। कुछ प्रॉब्लम्स मिली थी, उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी अपन ने स्टडी किया था। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो था dy/dx प्लस px इक्वल टू q के रूप में। सबसे पहले अपन ने उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखा, जिसमें देखा कि उसको हल करने के लिए अपन सबसे पहले उसके समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको ज्ञात करते हैं, और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस सी के रूप में लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे रैखिक अवकलन समीकरण है वो ख़ासतौर से फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में, इसलिए उसकी स्टडी बहुत गहनता के साथ करनी चाहिए। उसके उपयोग बहुत ज़्यादा है आगे साइंस और मैथ्स में। इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स का अध्ययन आज अपन पुनः करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए अपने को इसके बारे में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो आज के पीरियड में अपन रैखिक अवकलन समीकरण के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। सबसे पहले अपन पहली प्रॉब्लम है आपकी x प्लस 2y क्यूब इंटू dy/dx इक्वल टू y। इसे अपने को हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, समीकरण आपके पास में यहाँ पे नहीं होंगी। किसी भी अवकलन समीकरण को जो प्रथम कोटि और प्रथम घात की हो, उसको जब भी अपन हल करेंगे तो स्टार्टिंग के जो मेथड है उन पे अपन गौर जरूर करें। सबसे पहला अपना मेथड था कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसका ऑब्जर्वेशन कर लें। अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो अपन वही मेथड यूज़ करें, आगे के मेथड में नहीं जाएं। उसके बाद में समघातीयता का परीक्षण कर सकते हैं आप कि क्या दी गई अवकलन समीकरण है वो समघात है। चूँकि परीक्षा में तो आपको ये अलग रूप से लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं, सिर्फ इतना ही आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हल कीजिए इसको। तो सबसे पहले अपन जो ऑब्जर्वेशन है अपना किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, वो स्टार्टिंग से अपन शुरू करेंगे और उसी के आधार पे अपन उसको सॉल्व करेंगे। जब वो मेथड नहीं लग रहे हैं वहाँ पे, ये अपने सामने आता है, तो अपन क्या करते हैं, तब अपन लीनियर इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। लीनियर इक्वेशन में देखते हैं अपन, क्योंकि इक्वेशन आपको परीक्षा में सीधी डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में लिखी हुई मिले इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप उसको रफ कार्य में लीनियर इक्वेशन में लिखने की कोशिश करिए। दूसरी कंडीशन ये भी है कि कई बार इक्वेशन है वो आपको dy/dx फॉर्मेट में लीनियर में मिल सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको dy/dx के रूप में नहीं बल्कि dx/dy के रूप में है वो मिलती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है परीक्षा में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन किसी भी रूप में आ सकती है, आप उसको सॉल्व करके लीनियर बना लें। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको अपन देख पा रहे हैं, जब अपन dy/dx के रूप में उसको लिख रहे हैं तो ये आ रहा है y/x प्लस 2y क्यूब। यहाँ पे अपन क्लियर देख पा रहे हैं कि dy/dx के रूप में अपन इसको लीनियर रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए अपन ने क्या किया, इसके फॉर्मेट को चेंज किया यहाँ पे। और इसका फॉर्मेट चेंज होने के बाद में, फॉर्मेट का मतलब ये था कि dy/dx के रूप में जो मेथड अपन यूजुअली यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नीचे जो राइट साइड में जो नीचे के पद ज़्यादा हैं, इसलिए उस रूप में उसको लिखा नहीं जाएगा। इसलिए अपन ने क्या किया, इसका फॉर्मेट चेंज किया और फॉर्मेट dx/dy के रूप में बना लिया। और तब देखिए dx/dy इक्वल टू क्या हो गया आपका x प्लस 2y क्यूब अपॉन y। और इसको और सरल जब अपन करके लिखते हैं और ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड में, तो अपने पास में इक्वेशन का रूप आ गया dx/dy माइनस x अपॉन y इक्वल टू 2y क्यूब। यहाँ पे ये जो है x के लिए लीनियर इक्वेशन है, और जिसका मानक रूप क्या होगा, dx/dy प्लस px इक्वल टू q।
और जब अपनी इक्वेशन जो होती है आपकी डी वाई बाई डी एक्स के रूप में होती है, तब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, पी जो है वो y का फंक्शन है, और उस कंडीशन में p किसका होता था, x का फंक्शन होता है। अब यहाँ पे q जो है वो y का फंक्शन है, और उस कंडीशन में क्या होता था, q x का फंक्शन होता था। ठीक है, फॉर्मेट अपन ने चेंज कर लिया है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के लिए जो सिस्टम है वो अपना वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अपनी जो इक्वेशन है डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2y³, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन ई टू पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि p का मान क्या है, p का मान माइनस 1 अपॉन वाई है। p का मान अपने को, अपनी जो इक्वेशन अपने प्राप्त की है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जब अपन तुलना करेंगे तो अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये होगा ई टू पावर माइनस लॉग वाई, और जो क्या होगा अल्टीमेटली 1 अपॉन वाई। तो अब अपन इसका हल है वो लिखेंगे, और इसका हल क्या होगा, वहाँ पे जो हल लिखते हैं उसमें अपन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे चूँकि क्या होगा, x के रूप में लीनियर इक्वेशन बन रही है आपकी, तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x इंटू वाई 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई क्या है, समाकलन गुणांक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई 2y² डी वाई। यहाँ पे 2y² क्यू का मान है, और प्लस c आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा। ठीक है, आगे इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यह आएगा आपका y² प्लस c, और लेफ्ट साइड से y को अगर राइट साइड में ले आते हैं तो आपका अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इंटू y² प्लस c, जहाँ पे c क्या है आपका स्वेच्छ अचर है, कांस्टेंट है, आपने लिया हुआ है। अगली प्रॉब्लम आपके पास में यहाँ पे 1 प्लस y² इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। अब समीकरण का जो आकार है वो पहले की समीकरण की बजाय वो बढ़ चुका है, तो दिए गए समीकरण को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। अपन पुनः यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब लिख रहे हैं तो डी एक्स बाई डी वाई मेथड है वो यूज कर पा रहे हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस y² इंटू एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई। इस समीकरण से आपको ये लग रहा है, देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई है, इसके बाद में ब्रैकेट में जो लिखा है लेफ्ट साइड में वो y का फंक्शन है, जो कि आपके p के इक्विवेलेंट होगा, और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं टोटली y का फंक्शन है जो कि आपका q होगा। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है इसके लिए डी एक्स बाई डी वाई इंटू पी एक्स इक्वल टू क्यू से तुलना जब करेंगे तो p का मान आपका क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस y²। और इसी के आधार पे अपन क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यानी समाकलन गुणा का वो ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू पावर पी डी वाई इक्वल टू ई टू पावर 1 अपॉन 1 प्लस y² इंटू डी वाई इक्वल टू ई टू पावर टेन इनवर्स y। अब चूँकि q का मान अपने पास में पहले से उपलब्ध है तो अपन सीधा इसका हल लिखेंगे, और हल का जो प्रोसीजर है या जो मेथड है वो क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अपन पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू पावर टेन इनवर्स वाई ब्रैकेट टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस y² इंटू डी वाई प्लस सी। सी क्या है आपका समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अपन राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन को जो सॉल्व करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि है वो यूज करेंगे, टेन इनवर्स इक्वल टू टी मान लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी टी बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस y² इंटू डी वाई, और उसका मान डी टी के रूप में लिख देंगे। तो देखिए आगे जो सॉल्यूशन की अगली स्टेप है वो क्या होगी, x इंटू ई टू पावर
टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू पावर टी डी टी प्लस सी। सी तो आपका रहेगा ही, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो ई टू पावर टी इंटू टी है उसका अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इजी समाकलन है, आप अच्छी इजीली ज्ञात कर पाएंगे। तो इसका समाकलन करने पर ये क्या आएगा, टी इंटू ई टू पावर टी माइनस ई टू पावर टी प्लस सी। आगे पुनः इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए ई टू पावर टी है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और तब आपका जो सॉल्यूशन स्टेप है वो क्या होगा, x इक्वल टू टी माइनस वन प्लस सी इंटू ई टू पावर माइनस टी। अब चूंकि सॉल्यूशन अपना फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है तो अपन t की वैल्यू है वो पुनः इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे, पुटअप कर देंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, x इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी ई टू पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। सी आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगली प्रॉब्लम देख, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू टेन इनवर्स वाई इक्वल टू जीरो। और पुनः आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू ई इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपके पास में लीनियर इक्वेशन का आ चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने यहाँ से इजीली ज्ञात कर पाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई टू पावर वन इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, जो कि ई की पावर टेन इनवर्स के रूप में होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन जब अपन लिखेंगे तो वो फॉर्मेट को यूज़ करते हुए लिखेंगे एक्स इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू पावर टेन इनवर्स वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी का प्रतिस्थापन करेंगे तो अपने जो राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन स्टेप क्या होगा, ई टू पावर टू टी डी टी प्लस सी। और इसका आगे फर्दर अपन जब सॉल्यूशन करते हैं तो वो आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन इजी ए की पावर टी का सॉल्यूशन करना वन बाई टू इंटू ई टू पावर टी प्लस सी। और इसका कंप्लीट टी के वैल्यू पुनः इसमें पुटअप कर देंगे तो वन बाई टू ई टू पावर टू टेन इनवर्स वाई प्लस सी। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू ई टू पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू वन बाई टू ई टू पावर टू टेन इनवर्स वाई प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ये भी आपकी प्रॉब्लम थी वो डी वाई डी एक्स बाई डी वाई वाले फॉर्मेट के लीनियर इक्वेशन की थी। आगे एक प्रॉब्लम थी, आगे का आपका जो सवाल है उसमें आपको कुछ कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के तहत आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपको इक्वेशन डायरेक्टली दे दिया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप जो सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे वो विशेष हल होगा, एक तरह से विशिष्ट होगा, क्योंकि उसमें शर्तों के तहत आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए सवाल आपका है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं क्लियरली ये लीनियर इक्वेशन है जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू के रूप में लिखी हुई है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब इसकी अपन तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, p इक्वल टू वन अपॉन एक्स और q इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन इसका ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स और ई टू पावर लॉग एक्स जो कि आपका x होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। अपने पास जो भी वैल्यू स्टैंडर्ड रूप में मौजूद है वो इसमें पुटअप कर देंगे तो सॉल्यूशन की स्टेप होगी आपकी y इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन x डॉट एक्स स्क्वायर क्या है, क्यू की वैल्यू है, x आपका क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटू डी एक्स प्लस सी। राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आप कंप्लीट करेंगे तो वो आएगा x पावर फोर बाई सी और लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक्स वाई है। अब चूंकि यहाँ पे अपने को वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे जो हल है वो अपनी शर्तों के तहत अपने को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू दी गई है कि y बराबर जब कि x बराबर एक, यानी y बराबर एक होगा जब x की मान है वो अपन एक करें तो अपन x और y की जगह एक एक लिख कर पुटअप करेंगे
तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1 इक्वल टू 1/4 प्लस सी, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3/4। इसलिए 3/4 को सी के की जगह प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, यानी सी का मान है वो 3/4 लिख देंगे अपन। तो अपने पास में जो विशिष्ट हल है यहाँ पे अवकलन समीकरण का वो क्या आ जाएगा 4xy इक्वल टू x⁴ प्लस 3। ये विशिष्ट हल हो गए यहाँ पे, जो कि शर्तों के तहत है, यानी आपको फिक्स दिया गया है कि ये शर्त है, इसके अनुसार इसका हल ये है। इस तरह के सवाल भी परीक्षा में आ सकते हैं। अब आपको असाइनमेंट आपके लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं हल करने के लिए, अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस है आपके, और आपको आंसर शीट भी इसमें प्रदान की गई है। आप जो भी मेथड आपको बताया गया है उसको यूज़ करते हुए आप इनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये असाइनमेंट इसी टॉपिक के अंतर्गत है, इसलिए सीधा सा है कि यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस आप देख पा रहे हैं वो सारी लीनियर इक्वेशन ही हैं। भले ही डायरेक्ट वो आपको लीनियर इक्वेशन दिखाई नहीं दे, लेकिन आपको बताया गया था सॉल्यूशन प्रोसीजर के अंतर्गत कि आप उनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे फॉर्मेट को, चूँकि परीक्षा में भी सवाल ऐसे ही आने हैं, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन आएगी इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो उस फॉर्मेट के आधार पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वेरिएबल्स को पृथक करते हैं या चरों को पृथक करते हैं। आप देख पा रहे हैं इतनी लंबी इक्वेशंस है तो उसमें चर पृथक नहीं होंगे। समघातीयता भी आप देख पा रहे हैं कि किसी में संख्या है पद में, किसी में अक्ष की घात एक ही है, तो वो भी लागू नहीं होगा। तो फिर डायरेक्टली अपन थर्ड मेथड पे पहुंच जाते हैं, और थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, रैखिक अवकलन समीकरण का, तो अपन उसको यूज़ करते हैं। ये जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है ये इसी के करस्पॉन्डिंग है, तो आप इसको, आपको आंसर भी दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करिए और अपने आंसर का मिलान करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में रिटन में सेंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।